अब ईएमआई के आगे हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चंस अपने पास क्या है। पहला ईएमआई में क्वेश्चन आया है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पीस रखा है, वायर नहीं रखा है, क्या रखा है, पीस। अब पीस रखेंगे और उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज होगा, तो हम सबको पता है कि हमने एक एडी करंट नाम का पोर्शन पढ़ा है। कोई भी बल्क पीस होता है, बड़ा पीस होता है, बड़े पीस में कौन सा करंट बनता है, एडी करंट। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि जो एडी करंट है वो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। किस में प्रोड्यूस हो जाएगा, उस पीस में, ठीक है ना, उस मेटल के पीस में। दूसरा क्या बोल रहा है, राइट द नेम्स ऑफ टू फैक्टर्स, राइट द नेम्स ऑफ टू फैक्टर्स ऑन विच इंडक्टेंस डिपेंड्स। इंडक्टेंस का मतलब एल बोल लो या एम बोल लो। देखो फॉर्मूला आया था एल का, सेल्फ इंडक्टेंस का, वो फॉर्मूला हमारे पास आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये आया था। इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर लिख ले हैं, एन और ए लिख देता हूं, तो आंसर हमारे पास में क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा क्या हो गया, एरिया। दूसरा क्या हो गया, एरिया ऑफ कॉइल। इन दोनों पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना आप लोग सारे अच्छे से। ए ग्राफ इज शोन बिटवीन फ्लक्स फाई एंड करंट आई। फाई और आई के बीच में एक ग्राफ दे रखा है। अब पूछा है कि विच कॉइल हैज ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस, ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस, किस कॉइल का ज्यादा इंडक्टेंस होगा। तो देखो फाई और आई के बीच में हमने पढ़ा है फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एल आई। एल की वैल्यू क्या होगी, फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। ध्यान देना थोड़ा सा इधर। यदि इसको डायनामिक फॉर्म में लिखूं, डायनामिक फॉर्म का मतलब है चेंज की फॉर्म में, इन डायनामिक फॉर्म, चेंज की फॉर्म में, L इक्वल्स टू हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल आई, डेल फाई अपॉन डेल आई। जैसे ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ये डेल फाई हो गई, मान लीजिए ये क्या हो गया अपने पास, डेल आई हो गया। तो मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा वन, क्या मान लेता हूं, थीटा वन। तो टेन थीटा वन क्या होता बताओ, टेन थीटा वन होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, डेल फाई, बेस क्या है, डेल आई। तो मैं क्या कहूंगा, ये टेन थीटा के बराबर होता, और टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप। यानी हम क्या कहेंगे, ये जो ग्राफ दे रखा है फाई और आई के बीच में, इस ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, इस ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा। तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, पहले का या दूसरे का, बी का या ए का, बताइएगा। सिंपल सी बात है, बी का एंगल ज्यादा है इसलिए बी का स्लोप ज्यादा है। तो मैं क्या कहूंगा, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। बी का स्लोप ए के स्लोप से ज्यादा है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, टेन थीटा बी इज ग्रेटर देन टेन थीटा ए। इसका मतलब ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एल को। एल यानी बी का, वो किससे ज्यादा होगा, ए से ज्यादा होगा। विच कोइल हैज ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस, सो कोइल बी हैज ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर हो गई ये मेरी बात, आ गया समझ में। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है तो बता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स ऑफ रेडी आर एंड आर, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर,
आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग, मतलब दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पर है। इफ कैपिटल आर इज सो ग्रेटर देन स्मॉल आर देन कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कोइल्स। देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपका, ये एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है आपका इसका एनसीईआरटी की बुक का। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, टू सोलेनॉइड्स हैं जो कोएक्सियली प्रेजेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, वैसा ही फॉर्मेट है। टू सोलेनॉइड्स होती थी जो कैसे प्रेजेंट होती थी, कोएक्सियली। लास्ट टाइम किया था ना, लास्ट लेक्चर में, लास्ट डेरिवेशन, वैसा ही है सेम टू सेम, लेकिन इस बार सर्कुलर कोइल्स दी हैं। पहली हमारे पास में सर्कुलर कोइल ये रही, इस सर्कुलर कोइल की रेडियस हमने ली है कैपिटल आर। दूसरी सर्कुलर कोइल ये रही जिसकी रेडियस हमारे पास में है स्मॉल आर। एक तो कैपिटल आर है और एक कैसी है, स्मॉल आर। एक तो कैपिटल आर है और एक कैसी है, स्मॉल आर। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या कहा देखिए, बाहर वाली कोइल को हमने बोल दिया, अंदर वाली कोइल को फर्स्ट बोल दिया, बाहर वाली कोइल क्या हो जाएगी, सेकंड। सही है ना? बाहर वाली कोइल क्या हो जाएगी, सेकंड। मैंने बाहर वाली कोइल में करंट फ्लो करवाया तो मान लीजिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। तो ये क्या करेगा, बाहर वाली कोइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे पास होगी, अंदर वाली कोइल से। बोलो पास होगी या नहीं होगी? बाहर वाली कोइल को मैग्नेट बनाया तो बाहर वाली कोइल की मैग्नेटिक फील्ड B2, सेकंड बोला है ना इसको तो अपन ने, B2 की वैल्यू कितना होगी, म्यू नॉट N I2 अपॉन 2R, म्यू नॉट N I अपॉन 2R। यही तो होता है, फोर्थ चैप्टर में हमने डिस्कस कर रखा है ये चीज कि सेंटर पे कितना होगा, म्यू नॉट N I2 अपॉन 2R। एक ही टर्न लिया है इसलिए मैंने क्या बोला है, ये n की वैल्यू 1, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। अच्छा, इस कोइल की वजह से पहली कोइल में से क्या पास होगा, फ्लक्स। फ्लक्स होगा φ1, तो φ1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, B2 डॉट एरिया। एरिया किसका, इस कोइल का सारा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगा, अंदर वाले से। तो एरिया कितना लेना पड़ेगा, अंदर वाला ही तो एरिया लेना पड़ेगा जो इससे पास होगा। तो एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैं क्या कहूंगा, एरिया क्या हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बात समझ में आई भाई? ये बाहर वाली फील्ड बनाएगी, ये फील्ड ये चारों तरफ होगी, हर पॉइंट पर होगी। ये हर पॉइंट में से इस सेकंड कोइल से कितना पास हो रहा है, वही तो उसका फ्लक्स होगा। तो सेकंड कोइल का एरिया कितना है, तो हम कहेंगे सेकंड कोइल का एरिया तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। अब आगे देखिए, यहां से ये φ1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ जरा, B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, और ये आ गया पाई आर स्क्वायर। जैसे मैं आपको कहूं कि ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और ये सेक्शन हमने रख दिया, तो हम कहेंगे इतने में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो ये एक ही जा रहा है। टोटल फील्ड लाइंस से 3 है, लेकिन इसमें से कितना जा रहा है, एक ही जा रहा है। ऐसे ये भी बनाएगा चारों तरफ, लेकिन इसमें से कितना जा रहा है, वो इसका फ्लक्स होगा, इसलिए एरिया अंदर वाला। आई बात समझ में नहीं आई? इसलिए एरिया अंदर वाला। आगे देखिए यहाँ पे φ1 आ गया, φ1 इक्वल्स टू पाई म्यू नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2R इंटू I2। अब हमने जस्ट पढ़ा है कि φ1 अपॉन I2 क्या होता है, L होता, L नहीं सॉरी M होता। क्या होता, M। क्या M पढ़ा है ना अपन ने, φ1 प्रोपोर्शनल टू I2। सेकेंड कोइल में फ्लक्स करंट चेंज होगा तो फर्स्ट का फ्लक्स चेंज होगा। φ1 इक्वल्स टू M I2। M की वैल्यू क्या हो गई, एक टर्न होगा तो φ1 अपॉन I2।
phi1 अपॉन I2 इक्वल्स टू कितना आया, पाई इंटू म्यू नोट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ से इसको बोला हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस m, m कितना आ गया, पाई इंटू म्यू नोट आर स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर है क्या ये मेरी बात, बताओ समझ में आ गया। तो मेन चीज डिस्कस करने की क्या है कि इसमें ये एरिया अंदर वाला किस लिए आया, क्योंकि फ्लक्स इससे पास हो रहा था, फ्लक्स इससे पास हो रहा था। क्लियर हो गई मेरी बात। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये हमने एक क्यूब बनाया है, इस क्यूब की साइड हमने कितना ली है, L। कितना साइड है, L। ये क्यूब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, या मान लीजिए मूव कर रहा है, मान लीजिए मूव कर रहा है। तो अब हमें क्या बताना है, ये जो कोइल होगी इसमें, या ये क्यूब होगा, इसमें कितना EMF बनेगा, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये V स्पीड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना EMF बनेगा इसके बारे में डिस्कस करना है। यदि मोशन की डायरेक्शन बदल जाए, इसी क्यूब की मोशन की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और चेंज कैसे करते हैं, ध्यान देना भाई। ये इधर मूव करवा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, और ये E निकालना है आपको, ये बताना है E कितना होगा। एक हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पैरेलल हो गया था, सही है ना। तो अब आपको EMF बताना, EMF कितना होगा, E की वैल्यू कितना होती है, BLV। यदि स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल बन जाए तो हम कहेंगे BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा इस E की वैल्यू होगी, BLV साइन थीटा इस E की वैल्यू होगी। अभी देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं और ध्यान से सुनना आप मेरी बात। EMI का प्रोसेस तभी होगा जब लेंथ, स्पीड यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तीनों की तीनों म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखो इसमें देखो, ये B इस लेंथ के पैरेलल है, इस लेंथ के पैरेलल है, इस लेंथ के पैरेलल है, इस लेंथ के पैरेलल है। EMI का प्रोसेस इसमें नहीं होगा, कोई भी दो पैरेलल नहीं होने चाहिए, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पे तो देखो सिंपल सी बात है, B और V दोनों ही क्या हो गए, पैरेलल, काम ही खत्म हो गया। कितना EMF बनेगा इसमें, 0। कितना EMF बनेगा, 0। इसमें देखते हैं सारे के सारे, देखना ध्यान से सुनना। L लेंथ थी इसकी, कितनी लेंथ थी, L। समझने की कोशिश करना, ये दे रखा है अपनी बुक में, अच्छा क्वेश्चन है। देखो V और B तो परपेंडिकुलर है हर बार, है ना। अब लेंथ भी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अब ये रूम हो गया, इस रूम के बारे में हम बात कर लेते हैं, सही है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसकी स्पीड किधर है, इसकी स्पीड ऊपर की तरफ मान के चल रहा हूं, किधर है, ऊपर की तरफ। तो तीसरी कौन सी कंडीशन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो हम कहेंगे ये अंगूठा जिधर जा रहा है उधर परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, होगा ना। अंगूठे की डायरेक्शन में आपको देखना है, अंगूठे की डायरेक्शन में जितनी भी लेंथ होंगी वो सारी क्या होंगी, इस V और B के परपेंडिकुलर, V और B के परपेंडिकुलर। तो मैं कहूंगा ये लेंथ ऊपर, ये लेंथ इधर, तो एक लेंथ, 2, 3 और ये 4, ये चारों लेंथ क्या हो गई, B परपेंडिकुलर L परपेंडिकुलर V। ये केस मस्ट है फॉर EMI, EMI के लिए ये सारे क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी EMI का प्रोसेस होगा, अदरवाइज EMI का प्रोसेस नहीं होगा। E की वैल्यू, EMF की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये परपेंडिकुलर क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो अब देखना मेरी बात समझना, तो हम कहेंगे इसमें बन जाएगा BLV, इसमें बन जाएगा BLV, इसमें बन जाएगा BLV,
और इसमें भी बन जाएगा BLV, और मेरे को लग रहा है चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज 0। सही है, तो 0 वोल्टेज वाले सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर है ना, बोलो है या नहीं है। उधर वाले पॉइंट पर भी वोल्टेज कितना है 0, तो ये चारों के चारों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए कितना ही बनेगा, BLV ही बनेगा। कितना EMF बनेगा, BLV। बोलो समझ में आई या नहीं आई मेरी बात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ऐसे मान सकते हैं नीट के एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं, जेई मेंस के एग्जाम्स में आ सकते हैं, अपने बोर्ड में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। तो BLV EMI के लिए परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर होंगे तभी EMF बनेगा। तो इसमें ये 4 लेंथ जो थी ये परपेंडिकुलर थी B और V के, इस वजह से इसमें BLV बना। 4 रोड थी तो चारों में BLV 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 बना, लेकिन चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से कितना बन गया, बराबर ही बनेगा एक रोड के, तो कितना बन गया BLV। ऊपर वाले केस में क्या कहानी गड़बड़ आ गई थी, L इज पैरेलल टू, सॉरी L नहीं, B इज पैरेलल टू V। B किसके पैरेलल था, V के पैरेलल था, इस वजह से ये गड़बड़ हो गई और ये वैल्यू कितना हो गई 0, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मैं एक बार बताता हूं ऐसा क्यों। देखो ये EMF है, EMF की वैल्यू कितना है BLV, कितना है BLV। EMF जो बनेगा इसकी डायरेक्शन बताई थी राइट हैंड फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग्स रूल ने, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल ने। इस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, ये यदि मोशन की डायरेक्शन है, किसकी मोशन, कंडक्टर, किसकी, कंडक्टर की मोशन, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF। डायरेक्शन ऑफ मोशन कंडक्टर की, ये किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी डायरेक्शन, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट। आई बात समझ में, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो आपको पता है I क्रॉस J क्या होता है, K, J क्रॉस K क्या होता है, I होता है नहीं होता है। ये है मोशन, मोशन मतलब V, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये क्या है, इंड्यूस्ड EMF। लेंथ में तो इंड्यूस्ड होगा, किस में इंड्यूस्ड होगा, लेंथ में। यदि B, अच्छा इधर देखो B है, L है, V है, तीनों वेक्टर है, इधर E क्या है, स्केलर। तीनों वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट करो कि स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में V को बाहर रखा, V रहा ये, सही है। फिर इन दोनों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट करूं, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं, इसी डायरेक्शन में आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। अरे I हो गया, J हो गया, K हो गया, J क्रॉस K क्या आएगा, I आएगा। तो J क्रॉस K मैंने ये V लिखा, फिर लिखा मैंने डॉट, और फिर लिखा मैंने पहले B आ रहा है, फिर L आएगा, B क्रॉस L। B क्रॉस L से क्या मिलेगा बताओ जरा, B क्रॉस L से वही डायरेक्शन मिलेगी जो V की डायरेक्शन है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब दोनों पैरेलल में हो गए तो I डॉट I एक हो जाएगा, J डॉट J एक हो जाएगा, K डॉट K एक हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, बताओ। अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने पहले तो किसको लिखा है, V को, मोशन को। अब B को पहले लिख लोगे तो L क्रॉस V, L क्रॉस V, तो मैं क्या कहूंगा, B डॉट L क्रॉस V, सही है क्या, L क्रॉस V। ये बात समझ में आई क्या, इसका और इसका क्रॉस इधर मिलेगा ना, K क्रॉस I J में मिलेगा, K क्रॉस I किस में मिलेगा, J में मिलेगा, तो J डॉट J कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब आपने क्या कहा, सर हम तो L को बाहर निकालेंगे, L को बाहर निकाल दो, डॉट हो गया, L ये है, तो अब इसका और इसका क्रॉस हो जाएगा। और ये क्या था, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये क्या था,
मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या बन जाएगा, एल बाहर निकाल दिया तो V क्रॉस B। जरूरी नहीं है यही बनाओ, और भी बना सकते हो। इसका और इसका क्रॉस करोगे, इसके साथ डॉट कर दो, इसका और इसका क्रॉस करके इसके साथ डॉट कर दो, क्योंकि I क्रॉस J क्या होगा, होगा या नहीं होगा, L सॉरी V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L होगा या नहीं होगा। वो तो डॉट में अपने को एक फैसिलिटी है, चाहे तो A डॉट B करो चाहे B डॉट A करो, बात तो एक ही रहेगी। क्या ये तीनों फॉर्मूले बना सकते हो। मैंने कई बार एग्जाम्स में देखा है, गेम खेलते हुए एग्जाम में क्या गेम आ जाता है, इनको वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं, फिर बच्चे देखते हैं ये कैसे लगाएं। वेक्टर में आप ये तो बता दोगे ये वैल्यू ऐसे आई है, ठीक है ना, मोड ले लेके बता दोगे, सही है ना, मोड लेके भी बता सकते हो। और दूसरा कैसे बता सकते हो, आप डायरेक्ट क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हो। आ गई मेरी बात समझ में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मान के चलना जेईई मेंस के लिए, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू।